Assalamualaikum everybody. Good morning. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. I don't know, are you here? I'm here, but I was just, watching at the match statistics. So South Africa जो है, it has finally made it to the finals of World T20 2024. बहुत अच्छी बात है. Very deserving team. लेकिन अफगानिस्तान का आउट होना मुझे जरा थोड़ा सा अफसोस इसलिए हुआ. At this stage तो ultimately किसी ने आउट होना है, किसी ने आगे जाना है. अफगानिस्तान made it to the semi-finals. That was a big deal. एब्सोल्युटली. लेकिन मेरा वो नहीं होता एक फिल्मी किस्म का सीन कि मतलब कहाँ से आए और कहाँ पहुँच गए. मेरा ख्याल है कि it still stands कि कहाँ से आए और कहाँ से कहाँ से आए. से मुराद ये है कि बड़ा तवील और इन्होंने मुश्किल सफ़र देखा गुजारा और अब इस स्टेज पे है इनकी क्रिकेट कि वो एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट के सेमीफाइनल तक पहुँचे. चलिए इस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे और मैच स्टैटिस्टिक्स कितने मैचेस रहते हैं. रेस्ट आपको पता ही है, बला की गर्मी पड़ रही है, सूरज आंखें दिखा रहा है. मतलब गुस्से से अगली स्टेज पे बात पहुंच चुकी है. ऐसा लग रहा है कोई पुराने बदले लिए जा रहे हैं जो लोग यहाँ इस खित्ते में बसते हैं. अब कुछ बारिश की भी पेशगोई है, कब होगी कब नहीं होगी, ये मुझसे बातें ना किया करें. बारिश की पेशगोई एंड ऑल, एक ही दिन में दो खबरें आ जाती हैं जी. बहुत तेज बारिश होने वाली है कल परसों और फिर अभी बिल्कुल ही कोई बारिश नहीं. मुझे लगता है कि जब आप बात करती हैं ना सरदार सरफराज साहब से तो वो कहते हैं कि कोई बारिश नहीं है. फिर वो जो थोड़ी देर बाद कोई और बात करता है. थोड़ा सा डराने की कोशिश करती हूँ कि हमें बारिश चाहिए, बट एनीवे होगी तो तब होगी ना जब होगी. खैर ये सारी बातें बाद में. अभी ज़्यादा हमने आपसे डिस्कस करना है. ये एक इम्पॉर्टेंट केस नहीं, पूरा मुल्क इस केस पे नजरें रखे बैठा है, तो आए उसकी डिटेल पे बात कर लेते हैं. और ये है इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जा रहा है और सज़ा बरकरार रहेगी या रिहाई मिल जाएगी. अवाम, हुकूमत और दीगर तमाम हलकों की नज़रें जो हैं आज अदालती फैसले पर होंगी. डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका 3 बजे फैसला सुनाएंगे और बानी PTI तोशा खाना और साइफर मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं. ये हम आपको याद दिला दें. 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत मिल चुकी है. उनके खिलाफ फिलहाल कोई नया केस दायर नहीं हुआ और अगर आज का फैसला भी हक में आता है तो उनकी रिहाई में एक और रुकावट दूर हो जाएगी. और तोशा खाना और साइफर केसेस जाहिर है एटलीस्ट उनमें सब्सटेंस तो मौजूद था. अगर उसको आगे लेकर जाया जाता तो प्रॉब्ली उसमें से हुकूमत को जूस निकाल सकती थी, लेकिन ये तो वैसे ही केस विदाउट सब्सटेंस है. सो लेट्स सी कि क्या होता है. हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी है कि वो इमरान खान को जेल में रखने की कोशिश करेगी. इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी तौर पे उसका बयानिया, उसका सियासी एजेंडा ये है कि मुल्क को डिस्टेबल किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी और फितना जो है वो उसको फैलाया जाए. इसलिए हुकूमत की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि इसे जो है वो जितनी देर भी पाबंद रखा जा सके इसे रखे. मुल्क की बेहतरी इसी में है. इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी. जायज़ कानूनी ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो ज़रूर बनेंगे. ये तो गुफ्तगू आपने सुन ली. कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल्दो कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, बल्कि ये तक कह दिया कि वो नहीं चाहते कि जेल में उनके साथ सलूक जो बुरा होता रहा वही बानी PTI को भी भुगतना पड़े. जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर. मैं आज फिर कहता हूँ आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें. 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक करते हैं. अच्छा जी, तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर और बाहर मुसलसल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर रही है, बल्कि साफ कह दिया है कि बानी PTI की रिहाई के बगैर हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती. हाउस जब मिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की, आई एम गोइंग टू रिप्लाई. सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे. बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे. बात तब होगी. अब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी
कल बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा छाया रहा। बेशतर अरकान इमरान खान की रिहाई के लिए मौजूदा पार्टी क़यादत की कोशिशों से सख्त नाखुश भी दिखाई दिए। ये तक कह दिया कि अगर वो बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवा सकते तो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार, जो अक्सर जज्बाती रहती हैं, वो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते, 4 महीने हो गए इस असेंबली को, और हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियाँ मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं असेंबली, इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। तो फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है। इसी तरह शहरियार बहुत सख्त फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि अगर मैं खान साहब के काम नहीं आ सकता तो मैं काहे में नहीं हूँ। तो अगर हम खान को फिर कैसे और निकालें बच्चे? एमएनएज़ हम तो बहुत चीज़ें नहीं कर सकते ना, यहाँ पे कदगन होती है। तो फिर जब ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे, हमारी मर्जी हम जो करें। देखिए, कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम। तो आई गेस शहरियार की वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। अच्छा जी, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अब जो हमें नज़र आ रहा है इमरान खान की रिहाई में बज़ाहिर इद्दत में निकाह केस ही रुकावट है, और अगर आज इस केस में सज़ाएं ख़त्म हो गई तो मुल्क के सियासी मंजरनामे में अचानक बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मगर ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बानी पीटीआई बज़ाहिर जल्द बाहर आते उनको दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ हैं, हमारे साथी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरफाज, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का मरकज़ आज का एक केस बना हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वैसे केस कमज़ोर है, मजबूत है। पहले तो इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज तो फैसला आ ही जाएगा, सिंस वी आर डिस्कसिंग द ओवरऑल सिचुएशन। देखिए, इसमें तो हुमा अब्दुल्ला को शक नहीं है कि जो बानी पीटीआई है उनकी आज ज़िंदगी में काफ़ी एक अहम दिन है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी इस तरह का जो वो दिन नहीं देखा था जिसमें उनकी रिहाई की जो उम्मीद हो, क्योंकि एक ही वक्त में काफ़ी केसेस जो वो एक साथ चल रहे थे। ये जो इद्दत में निकाह केस है, इसका जो फैसला आज 3 बजे जज अफजल मजोका जो है वो सुनाएंगे। इस वक्त फिलहाल जो साइफर केस है, तोशाखाना केस है, उसमें जो है वो बरियत है, जबकि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें जो है वो जमानत मंजूर है। इसके अलावा जो केसेस हैं, लॉन्ग मार्च के मुतअद्दिद जो केसेस जिसके बारे में बानी पीटीआई हमेशा जिक्र करते थे कि मेरे पास 200 ऊपर मेरे ऊपर जो वो FIR काटी हैं, उनमें जमानत सब में मंजूर है, और जबकि जो कुछ में जो वो बरियत भी उनको मिल चुकी है, जिनमें लॉन्ग मार्च के मुतअद्दिद जो वो केसेस हैं। तो फिलहाल इस टाइम कोई भी जो है वो केस बानी पीटीआई पर नहीं बना हुआ। अब ये हो सकता है, अगर वो उनकी रिहाई मुमकिन 2 सूरत में जो वो सिर्फ हो सकती है, या तो जज अब्दुल मजोका जो है उनकी अपील मुस्तरद कर दें, या फिर उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाए। वो गिरफ्तारी सिर्फ 2 तरह के केसेस में हो सकती है। एक तो 9 मई के जो केसेस हैं उन पर कोई भी पंजाब की पुलिस उन पर डाल सकती है, और दूसरी जो है वो नैप जो रेफरेंसेस बना रहे हैं, जिनके जो एक जो इब्तदाई जो ड्राफ्ट होता है वो भी सामने आया था, उस पर गिरफ्तारी जो है डाल सकती है। इसके अलावा अगर अपील जो है मंजूर होती है तो दैट मीन्स उनकी रिहाई जो है वो आज हो सकती है, इम्कानात उनके हैं। अच्छा, इसकी बात कर लें, लेकिन जस्ट टू क्लोज दैट, ये बताएं कि अगर आज वाला केस भी सेटल हो जाता है तो पुराने सारे केसेस उसके बाद सेटल्ड हैं, अब कोई नई चीज हुई तो होगी, वरना एवरीथिंग विल बी डन अगर तो आज रिहाई मिल जाती है। अगर इन घंटों में ये जो 3 बजे तक का टाइम है, या फिर जो रूपकार जारी होती है एक अदालत की तरफ से, उस टाइम तक अगर बीच में कोई केस या कोई गिरफ्तारी बानी पीटीआई पर ना डाली गई तो बानी पीटीआई की रिहाई अडियाला जेल से कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म है, सब्जेक्ट टू के अगर अपील जो वो मंजूर हो जाती है। केस के बारे में ना थोड़ा सा अगर आपको बताते चले, कोई नया केस नहीं है। ये केस बना था अप्रैल 2023 में, और ये खावर मानी का तो दूसरे दरख्वास्त गुजारन है। एक्चुअली मोहम्मद हनीफ जो एक इस्लामाबाद का एक आम शहरी था, उसने पहले दरख्वास्त दायर की थी, और ये पूरी एक टाइमलाइन है कि ये दरख्वास्त पहले दायर हुई थी सिविल जज नसरुल मिनल्लाह की अदालत में, और उन्होंने इस दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि इसका दायर इख्तियार बनता ही नहीं है। जब निकाह जो है वो लाहौर में हुआ तो आप कैसे केस जो है वो इस्लामाबाद में दायर कर सकते हैं। इसको फिर सेशन अदालत में अपील इसकी दायर कर दी गई थी। सेशन अदालत ने जो दोबारा रेफर कर दिया था, रिमांड बैक कर दिया था सिविल जज कुदरतुल्लाह को। लेकिन जैसे ही सिविल जज कुदरतुल्लाह जो चला रहे थे, जिन्होंने अभी सजा भी दी है, तो ये जो इस्लामाबाद का एक आम शहरी है मोहम्मद हनीफ, इसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी, और फिर खावर मानी का जो गिरफ्तार थे उन दिनों वो नमूदार हुए थे, और फिर उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी थी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो इवन के मैंने जो इनकी दरख्वास्त भी पढ़ी थी ना मोहम्मद हनीफ की और खावर मानी की, दोनों की दरख्वास्त जो वो कॉपी पेस्ट थी, और इनके वकील भी एक ही था, जिनको रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूशन भी कर रहे हैं मुख्तलिफ बानी पीटीआई के केसेस में, तो एक ही वकील ने उनका जो वो केस लड़ा था। और सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जो इसकी समाअत की, तो देखिए समाअत भी जो है ना वो कोई नॉर्मल नहीं थी।
वो एक गैर मामूली समाअत थी। 14 घंटे जो है वो समाअत होना, अडयाला जेल में एक ही दिन में जो है वो गवाह के बयानात भी कलमबंद होना, एक ही दिन में जो है वो उन पे जरा भी हो जाना और फिर फैसला भी महफूज कर लेना। 14 आवर्स हमने कभी तारीख में, मैंने आज तक जो है वो नहीं इस तरह की जो है बात सुनी, लेकिन प्रोसेस पे बहुत से सवालात भी उठे थे, फिर वो फैसला भी आया था, उस पे भी बहुत से सवालात उठे थे। इटसेल्फ इस केस पे बहुत से सवालात थे हैं। आज लेट्स सी क्या होता है। अरफा, आपसे जियो न्यूज़ पे सारा दिन मालूम करते रहेंगे। अभी के लिए वैसे तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी केस का फैसला आएगा वो मुतवक्के है कि 3 बजे तक आएगा। एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट अगेन। तो दोबारा से बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि मुझे पहले कहाँ बात करने दी थी। चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ और आप ज्वाइन कर लेना। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपको पता है कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो तो दिल हमारे टूट ही गए हैं, लेकिन बाकी जो इवेंट है वो तो ऑन स्केड्यूल बिल्कुल चल रहा है और उसने तो चलना भी था। तो अभी आपको लेटेस्ट हमने बता दी है, जनूबी अफ्रीका इस बार भी चूका नहीं बल्कि अपनी शानदार कारकर्दगी से अफगानी बैटर्स को चौंका दिया है और पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अफगानिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। खैर अब क्या फर्क पड़ता है कि किसने क्या पहले किया। ज्यादा डरावना ख्वाब था, क्योंकि स्कोर क्या बना था ये भी तो देखें। बताएं। डरावना ख्वाब साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स अफगान टीम पर लिटरली, पता नहीं ये सही होगा टर्म यूज करना या नहीं, पिल पड़े। बिल्कुल सही कि नहीं, देखिए जो हुआ वो यही था। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। अज़बतुल्लाह उमरज़ई 10 रन बना सके और पूरी टीम 12वें ओवर में 56 रन बनाकर आउट हो गई। आई वॉज नॉट वॉचिंग दिस मैच लाइव, और जब मैंने इनिशियल स्कोर कार्ड देखा मैंने कहा कोई बारिश हो गई है, कोई मैच जो है ना वो 12 ओवर्स तक महदूद हो गया है। परफॉर्मेंस देखते चले आ रहे हो, माना कि साउथ अफ्रीका की भी क्या कमाल किस्म की टीम है, लेकिन अफगानिस्तान पे जरा फोकस था ना, इन हाउ वेल दे वर डूइंग एंड ऑल, बट टुडे वाज नॉट देयर डे एट ऑल। मतलब खत्म हो गए बिल्कुल, और 7 इवेंट से आउट भी हो गए। नेचुरली बहुत ज़बरदस्त और बहुत आगे तक आए, और क्या टीम और दुनिया ने भी देखा। मतलब इन्होंने अपने आप को मनवा लिया अफगानिस्तान ने। शुरू से ही वन साइडेड वैसे ये मैच रहा। 57 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने नेचुरली 9वें ओवर में 1 विकेट पर ही हासिल कर लिया, और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सबसे कम तरीन टोटल है बाय द वे। यू नो सरप्राइज करती है बार मतलब हम कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, अगर आपको ये मैच ना पता हो कि हो रहा है और आप अल्टीमेटली उठ के स्कोर कार्ड देखें, आप यही कहेंगे ना कि भाई अभी प्रोसेस है, कोई बारिश हो गई, कोई मैच महदूद ओवर्स तक यहाँ पे मुख्तसर कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इतने ही रन बनाए थे। अफगान टीम ने 71 गेंदों का सामना किया, जो T20 वर्ल्ड कप की तारीख की मुख्तसर तरीन इनिंग भी थी, और भारत और इंग्लैंड की किस्मत का फैसला हो जाएगा टुडे। आज होगा ये मैच दोनों टीमों के दरमियान। बहुत से जो क्रिकेट लवर्स है ना, क्योंकि ये मैच जो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का था, ये सुबह हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5-5:30 बजे होना था। तो पीपल वर लाइक भाई हम देखना भी चाहते हैं और कौन उठेगा एंड ऑल दैट। छोटा सा ही मैच, शाम वाला हम देख लेंगे। नहीं, लेकिन छोटा सा ही मैच होगा, उसके बाद देख के फजर के बाद अगर आप कोई वज़ाइफ भी करने बैठते तो उससे ज्यादा टाइम लगता, तो उस दौरान ये मैच खत्म हो चुका था। सिकंदर, क्या हाल है आपका? सिकंदर, किस तरह देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पे बात आ गई है। एवरीबडी वाज रूटिंग फॉर अफगानिस्तान, और लग रहा था कि दिस माइट बी लाइक द बिगेस्ट अपसेट इन द सेंस। बट साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस भी हुमा बहुत ही जबरदस्त रही है, बहुत कमाल की। लेकिन जिस तरह आउट किया अफगानिस्तान को, तो लगता है अफगानिस्तान तो मतलब कुछ भी नहीं थी उनके सामने। दे चोक्ड टुडे। हुमा, मेरे ख्याल से आईसीसी को जो है अपॉलॉजी करनी चाहिए कि सेमीफाइनल के लिए इस किस्म की पिच बनाई। अगर ये पिच पाकिस्तान में बनी होती, श्रीलंका में, इंडिया की नहीं, इंडिया में होती तो कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में बनी होती, श्रीलंका में या इस खत्ते में कहीं बनी होती ना, वो इस ग्राउंड पे पाबंदी लगा देती। इतनी खराब पिच थी, और मैं हैरान हूँ इस बात पर। मैं तो कहता हूँ कि अफगानिस्तान की अक्ल की मैं दाद देता हूँ कि यानी कि इस पिच के ऊपर तो सबसे पहली फतह होती है, आप टॉस जीत जाते, और राशिद खान ने पहले बैटिंग कर ली। मैं हैरान हूँ इस बात पे। उनके जितने कोचेस हैं, उनके जितने लोग हैं, उनके पास 40-40 साल की उम्र के लड़के खेल रहे हैं, नबी वगैरह 40 साल की उम्र के, जो उनकी ऑन द पेपर 40 है, सोच लें उनकी उम्र क्या होगी। किसी ने उनको नहीं एडवाइस किया।
वो ग्राउंड मतलब जो पिच रिपोर्ट आ रही थी वो बता रहे थे कि इसमें तो मतलब बाकायदा साफ लग रहा था कि ये गेंद ऊपर नीचे होगा। तो भाई अक्लमंद लोग, अफगानिस्तान की टीम, भाई क्या हो गया आप लोगों को? मतलब एक मैं हैरान हूँ। टॉस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप टॉस जीते हैं आधा मैच जीत जाते हैं और आपने बैटिंग कर ली। हर कोई हैरान था, मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा ये बैटिंग कैसे कर ली इन्होंने। और उन्होंने बैटिंग करके वो पता लगा 23 कितने थे इनके, कोई 24-25 रन, 28 पे 6 हो गए। 28 रन पे 6 आउट हो गए। आप सोचे, मैं पहली गेंद से मैच देख रहा था, मैं सर पकड़ के बैठ गया। लेकिन अगलों ने भी तो सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे सारा रन बना लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, कल मैंने जो प्रोग्राम किया था, अगर आप उठा के ट्विटर पे देखें या जियो के उस वेबसाइट पे जाके देखें, मैंने उनको कहा कि जी ये जो टीम पहुंची है सेमीफाइनल अफगानिस्तान की, वो उन पिचों की वजह से, अपनी बॉलिंग वगैरह की वजह से पहुंच गई। उनके बैटिंग लाइनअप पे सिर्फ 2 लड़के जो ओपनर्स थे, उन्होंने 200 रन के, बाकी किसी ने कोई रन ही नहीं किए हुए। मैं तो कल प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा अगर ये ऊपर वाले 2 आउट हो गए तो फिर नीचे रन कौन करेगा? एक लड़के उमर था, कोई उमर जही, उसने 100 रन किए थे, बाकी सब ने, किसी ने 50 रन नहीं किए थे, 50। तो ये टीम पता नहीं कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई। नहीं पता नहीं कैसे, तो सिकंदर पहुंच ही गई। अब तो मतलब हम देख ही रहे थे। हुमा, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वहाँ की पिचेस जो थी, मैं बार-बार आप लोगों को प्रोग्राम में भी कहता था, इस पिच के अंदर से बीच के अंदर गेंदें करनी है, गेंद खुद ब खुद हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है। उस वजह से उनकी बॉलिंग तगड़ी थी, वो पहुंच गए। मगर आज उन्होंने बैटिंग क्यों की ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान वालों को तो चाहिए उनके कप्तान पे पाबंदी लगा दें कि आपने हरकत क्या की, यानी इस पिच के ऊपर टॉस जीतकर आप बैटिंग कर रहे हैं। वैसे तो अगर टॉस जीतकर फील्डिंग भी करते हैं तो शायद इसका मुख्तलिफ नतीजा ना निकलता, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आपने देखी थी। देखो बाद में जाके पिच थोड़ी सी बेहतर भी हो गई, बाद में बेहतर हो गई थी, पर साउथ अफ्रीका आल्सो डिड एक्सेप्शनल बॉलिंग टुडे एज वेल। आपने कहा चले पिच भी साथ दे रही थी, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है। यार आपने तो देखी नहीं ना अब्दुल्ला, आपने तो देखा नहीं, गेंद सर के ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से यहाँ से जा रहा है। भाई ये ऐसी थोड़ी पिच होती है। वो लड़के, आप यकीन करें, आप उठा के देख लें, कोई क्रिकेटर मेरे साथ बैठ जाए, मैं उसको एक्सप्लेन करूं, टेक्निक डर के मारे नीचे खड़े हुए थे। देखिए जब क्रिकेट होती है, गेंद आती है ना, तो आप गेंद के ऊपर जाते हैं, वो डर के ऐसे खेल रहे थे, ऐसे ऐसे करके वो बोल्ड हुए जा रहे थे, इतना डर गए थे वो अफगानी। मैं तो हैरान हूँ, अफगानिस्तान के लोग डर गए, वो विकेट छोड़ के खेल रहे थे। सो कितना फर्क पड़ गया बाद में? अच्छा सिकंदर, इफ वी एनालाइज द फर्स्ट एंड द सेकंड इनिंग, कितना फर्क पड़ गया पिच में कि साउथ अफ्रीका एक्चुअली easily chased this target at the loss of 1 wicket only. उनके भी डिकॉक के पहला ओवर के अंदर एक उसके रिब्स के ऊपर ऐसी जोर की आकर गेंद लगी कि वो तो अधमुआ होकर गिर गया। फिर वो खड़ा हुआ हंसता रहा, उसने बल्ला चला दिया, आउट हो गया। उसके बाद कोई उनकी बॉलिंग पे इम्पैक्ट नहीं आया, गेंदें जा रही थी उनकी भी, मगर इसलिए कि वो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर थे, ये लोग टेक्निकली अच्छे प्लेयर नहीं है, तो वो सामने आकर खेलते रहे, हल्का हल्का रन्स लेते रहे, रन्स बन गए। भाई आप पहले जो मॉइस्चर होता है ना, उसका फायदा नहीं उठाया। अच्छा सिकंदर, क्या ये वही ग्राउंड है जहां अब नेक्स्ट मैच जो आज होना है इंग्लैंड और इंडिया का, वो इधर नहीं होना? नहीं, ये ट्रिनिडैड है। अब जो मैच होगा वो गया ट्रिनिडैड का जो पहला, अगर आप शजरा नसब निकालें जो इस वर्ल्ड कप का, तो उसके अंदर सारी टीमें, किसी ने एक टीम ने 137 रन किए थे, बाकी सारी टीमें 100 के अंदर आउट हो गई। तो ये पिच शुरू से ही खराब थी, ये नहीं है कि कोई अचानक हो गई, ये शुरू से ही खराब थी, सबको पता था। अब जो मैच हो रहा है जो कि उसमें होगा गयाना में, उसमें रन्स बने हैं, 2-3 टीमें जल्दी आउट हुई हैं, उधर भी 100 में 150 में, मगर वो हल्की टीमें थी। अच्छा जी, आज के सेमीफाइनल में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, हु डू यू थिंक इज अ स्ट्रॉन्गर टीम? बहुत मुश्किल सवाल है। इंडिया को मैं इसलिए थोड़ा सा फेवर दूंगा कि उनकी जो कंडीशंस हैं, जो वहाँ की ग्राउंड की, वो सूट करती हैं इंडियंस को। पाकिस्तानियों की तो बात ही छोड़ दें, उन्होंने तो शर्मिंदा ही कर दिया सबको। तो इंडिया को सूट करती हैं वो स्लो ट्रैक्स, जिस तरह की बॉलिंग होती है, उनके पास स्पिनर्स तगड़े हैं। और आपको लगता है कि सिकंदर, लास्टली क्योंकि वक्त कम है, साउथ अफ्रीका इज इनटू द फाइनल्स नाउ, दे स्टैंड अ चांस दिस टाइम अराउंड? चाहे इंडिया आए, चाहे इंग्लैंड आए, कोई भी आए, साउथ अफ्रीका इतनी साउंड लग रही है आपको?
बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के क्रिकेटर्स हैं जो अभी तक इतने अच्छी तरह चले नहीं। डिकॉक है, मार्करम है, उनके बाद मिलर है, ये बहुत जबरदस्त खेलने वाले लड़के हैं। तो फाइनल मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त होगा जो भी पहुंचता है। मेरा लगता है कि चांसेस इंडिया के हैं बिकॉज ऑफ द प्लेइंग कंडीशंस जो चल रही हैं, उससे मुझे इंडिया का चांस लग रहा है। और मगर कि इंग्लैंड इज अ ट्रू प्रोफेशनल साइड, वो लड़ेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। आज फिर शाम को उसका भी मजा आएगा। वैसे बड़ा मजा आएगा। वैसे आज का मैच तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ये तो दो तगड़ी टीमें हैं, मजा आएगा देखने अगर होता है। आपको पता है ना कि बारिश की भी कुछ बारिश की भी पेशगोई है वगैरह है, तो थैंक यू सिकंदर। अब आप आराम करें, सो जाएं थोड़ी देर। आप काफी सुबह से जागे हुए हैं। ओके, ब्रेक लेते हैं अभी और क्रिकेट की हम बात बीच में करते रहेंगे। वैसे सी यू इन अ व्हाइल। मॉर्निंग। अच्छा जी, सिंध की बात करते हैं। और सिंध असेंबली में कल हुकूमत अपनी 100 दिन की कारकर्दगी और गवर्नेंस पर फख्र करती दिखाई दी, मगर सिंध में लोग गुड या बैड गवर्नेंस का सवाल नहीं करते। सवाल ये पूछा जाता है कि गवर्नेंस है कहाँ। अब सिंध पुलिस का हाल ये है कि इत्तेका केस का एक मुलजिम उनसे भाग गया वो, और किसी को नहीं पता किधर गया। कराची साल से स्ट्रीट क्राइम्स का गढ़ बना है। बाकी जराइम तो चलें छोड़े, सिर्फ रवा साल शहर में कोई 79 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे जा चुके हैं। सिंध के 6 करोड़ आवाम के लिए सूबे में कदरे बेहतर एक ही बर्न सेंटर है। हैदराबाद में आग लगने से लोग जख्मी होते हैं तो उन्हें 150 किलोमीटर दूर कराची लाना पड़ता है। कई लोग तो बेचारे रास्ते में ही तड़प के मर जाते हैं। सूबाई हुकूमत की रिट देखें कि कच्चे के डाकुओं के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और इन डाकुओं को असला फराहम करने में वज़ीर आला सिंध के मुशीर का नाम आता है, मगर क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अवाम आज तक लाइल्म है। मोटरवे का सुन लीजिए, आज भी सिंध के लोग इसका ख्वाब ही देख रहे हैं और मटियारे का एक टीसी मोटरवे फंड से 1 अरब 75 करोड़ रुपए खा जाता है। सूबे में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात, हालिया इम्तहानात भी देख लीजिए उठा के, महकमा तालीम के बजाय नकल माफिया के तहत होते रहे। इस सब कुछ के बावजूद वज़ीर आला सिंध का एतमाद देखने वाला है। वो अपनी कारकर्दगी पर इतने फ़ख्र से कहते हैं कि वो मीडिया के सामने जवाबदेह नहीं है और ये भी कहते हैं कि उन्हें मीडिया में पड़े रहेंगे तो बाकी काम क्या करेंगे। सिंध हुकूमत ने हालिया बजट में कराची जैसे 3 करोड़ आबादी के शहर के लिए कोई एक नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा। 11 जारी तरक्याती मंसूबों के लिए भी महज 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये ऊँट के मुंह में जीरा भी फिट नहीं आता इस मिसाल पे, एक दाना भी नहीं है ये। सिंध असम्बली में MK रहनुमा अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने सिंध हुकूमत को पुराने मंसूबों को नया बनाकर पेश करने पर भी आड़े हाथों लिया था। फिर साथ ही आपको बताएं कि कराची में रेड लाइन सिंध हुकूमत का अपना प्रोजेक्ट है, मगर साल से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। सखर बैराज के दरवाजे टूट रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत इसे काबिल तफ्तीश मामला नहीं समझती है। पीपल्स पार्टी सिंध में लगातार हुकूमत करते हुए 16 साल से गवर्नेंस कर रही है। बात यह है कि हम लिटरली वी कैन गो ऑन एंड ऑन। ट्रांसपोर्टेशन पे तो अभी हम आए नहीं है, पानी के और मसाइल हैं, सड़कों का हाल आपको पता है। तो फिर हम किस चीज़ को सेलिब्रेट करें? ये कारकर्दगी की जो बात हो रही है। तारिक मोइन सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। आपको कैसा लगा? मतलब अगर ये कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर बात हो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की ओवर द ईयर्स, हम पिछले 2, 3, 4, 5, 10, 15 सालों की हम बात कर लें, क्या कर रहे हैं? देखें, हम अगर अभी ये तकरीर सुनते हैं और इसके बिल्कुल हम साथ ही इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है ओवरऑल, हम अगर पूरे सूबे की मजमूई सूरत हाल भी देखें तो हमें बहुत सारे लैकुनाज नज़र आते हैं। हमें ये चीज़ नज़र आती है कि गवर्नेंस के तहत जो इक़दामात होने चाहिए वो कहाँ हैं। हीट वेव आई, क्या हीट वेव को उस तरह से लिया गया, उस तरह संजीदगी से लिया गया कि ये हीट वेव आने वाली है, इसके लिए हमें इक़दामात करने हैं या कोई चीज़ करनी है तो हम पहले से उसकी तैयारी करें? ऐसा नहीं हुआ। हम तो प्रोएक्टिव नहीं है, हम बारिश की तैयारी नहीं करते। हमने इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो क्या करना है। हमने ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट की रेट कहाँ है। गवर्नमेंट की अगर रेट होती तो कोई निजी इदारा, जो भी बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे हैं, वो कैसे आवाम की सहूलतें बंद कर सकते थे? क्या पानी बंद हो सकता था? बकरीद से पहले 2 हफ्ते पहले से पानी बंद कर दिया गया। जो लाइनों में पानी आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। टैंकर माफिया की ईद हो गई। कराची से अरबों रुपए पानी फ़रोख्त कर दिया गया। ठीक है, उसके साथ ही आप लोड शेडिंग का मामला देख लें। लोड शेडिंग
किस कानून के तहत आप 14 घंटे लोड शेडिंग कर सकते हैं? खुसूसन इतनी हीट वेव के अंदर तो लोड शेडिंग फ्री कर देना चाहिए आपको, 3-4 दिन के लिए होता है। कल कमिश्नर यही कह रहे थे, कमिश्नर से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 3 दिन के लिए हीट वेव्स के पेश नज़र बिल्कुल लोड शेडिंग वो की जा सकती थी, लेकिन उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका के इलेक्ट्रिक के साथ। इसके अलावा रात के औकात में लोड शेडिंग, यानी एक टाइम में हुआ था जो गरीब आबादी है उनका तो हाल ना पूछे, रात 12 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग नहीं होनी थी। आप बच्चों की वहां जाके हालत देखें, बच्चों के जिस्म पे सिर्फ गर्मी से छाले और दाने नजर आते हैं। खैर वो के इलेक्ट्रिक के इनकी कितनी सुनता है नहीं सुनता वो और बात है। कराची एंड ओवरऑल सिंध की सूरत हाल पर आ जाते हैं। एक होता है केस लड़ने की बात, हैदराबाद से टूवर्ड सखर मोटरवे आज तक क्यों नहीं बन सका? विफाक ने ज़ाहिर है कंप्लीट करना है, सारा कुछ होना है, लेकिन एक होता है किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना एंड प्रायोरिटी सेट करना कि मैं तो हिलूंगा नहीं यहाँ से जब तक ये 1 साल में मुझे आप मुकम्मल नहीं करके देंगे। देखिए ये सारे मामला उस वक्त उठाए जाते हैं जब हुकूमतें तश्कील पा रही होती हैं, उस वक्त उन चीज़ों को एज ए प्रेशर तो यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हुकूमत बन जाती है, स्टेबल हो जाती है इलेक्शन के बाद, उसके बाद इन मसाइल को ऐसा लगता है बिल्कुल साइड में कर दिया गया है, प्रायोरिटी पे नहीं रहते। वरना अब से कितने साल पहले इस मंसूबे का ऐलान हुआ था, लेकिन इसकी जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है और उस पर उस तरह से सिंध हुकूमत उस तरह से केस नहीं लड़ती वफाक से जिस तरह उसे लड़ना चाहिए। आप सारी चीज़ों के फंड्स और वो चीज़ें मांगते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें प्रायोरिटीज़ पर रख के आप उसको मनवा भी तो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके इंटेंशंस नहीं है या फिर आपकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारी एक सीनियर अफसर से बात हो रही थी कि ये आपके यहाँ कवानीन मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके यहाँ ये चीज़ें गवर्नेंस के लिहाज से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्यों गुड गवर्नेंस नहीं है? तो उनका ये कहना था कि जब मेरा नीचे का ऑफिसर मुझसे ज़्यादा ताकत दिखाएगा और उसके पीछे सरपरस्ती होगी अगर सियासी, तो वो उस तरह से काम तो नहीं करेगा, ना मैं उससे उस तरह से काम ले सकता हूँ। तो सिंध में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो ड्राइवर्स हैं जिन्हें ये काम कराना है, जिन्हें इम्प्लीमेंटेशन कराना है, वो सियासी मुदाखलत की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सियासी बुनियादों पर होती हैं और उसकी वजह से जो करप्शन है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। और करप्शन क्योंकि गवर्नेंस होती है तो फिर करप्शन बिल्कुल डाउन हो जाती है और फिर अवामी मफादात ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, 2-4 और चीज़ें, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया, मतलब कराची में आप देख लें हर रंग की एक लाइन जो है वो शुरू हुई हुई है, कन्फ्यूजन पड़ी हुई है, लेकिन 15-20 बसें देने से ये हल नहीं होती प्रॉब्लम। उसके अलावा भी अगर पुरानी 200 साल पुरानी बसें देखें वो भी साथ चल रही हैं। ये इंटरसिटी भी अगर आप देख लें, सिर्फ कराची को भी देख लें, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन पे किसी की तवज्जो है? लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे भी थोड़ी सी कराची को थोड़ा सा रिलीफ इसलिए मिला था कि कुछ नई बसें यहाँ आ गई थी, कुछ नई बसें यहाँ पे आ गई थी और एक ग्रीन लाइन का मंसूबा था जो कंप्लीट हुआ था, उस पे जो बसें चल गई थी उससे थोड़ा सा रिलीफ कराची को मिला था। लेकिन कराची की ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, ये बहुत मामूली तादाद है। आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और इंतहाई सुस्त रफ्तार काम हो रहा है। इस वक्त रेड लाइन पिछले 1 साल से डिले है। इस बजट पे कराची के लिए क्या नया आया कि हाँ जी ये तो मंसूबा है जो स्पेसिफिक टू द बिगेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री है और ये माशी हब है शहर, ये शहर इस मुल्क का, और हम तो तब्दील करके रखते हैं। अच्छा देखें, हम एक तरफ देखते हैं रेड लाइन का मंसूबे को हम ले लेते हैं। रेड लाइन मंसूबा जिस पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी की अहम तरीन क़यादत, उन्होंने कहा कि इसको जल्दी मुकम्मल करना है और इसके ऊपर काम शुरू करें, लेकिन नीचे जब हम निचली यहाँ सूबाई क़यादत देखते हैं तो वो उस पर अमल करती हुई नज़र नहीं आती। काम शुरू नहीं हुआ, इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ कहीं 2 मजदूर 4 मजदूर, एक मशीन खड़ी हुई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी 78 अरब मालियत लागत लगाई गई थी और अब वो एक खरब से ऊपर चली गई है, जिसे आइंदा अब ये बजट के बाद उसकी मंजूरी लेके मज़ीद पैसे जारी करेंगे। इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मलीर एक्सप्रेस वे, उस पर काम हो रहा है और उस पर काम तेज़ी से हो रहा है। तो ये समझ नहीं आता कि क्या प्रायोरिटी है, क्या नहीं है। तारिक मोइन, एक्चुअली अगर हम पूरा आगे लगा देना तो जो सिंध में मसाइल हैं, अभी तो हमने पानी की बात नहीं की, अभी हमने कितनी बातें नहीं की, तो वो पूरी नहीं हो सकती, मसाइल इतने ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। So the idea is not to just criticize, लेकिन एक चीज़ होती है to point out। सखर में रात पे भी बात करेंगे हम उस मसले पे तफसील से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अभी हम आपको बताएं 20 जून को सक्खर बैराज के 2 दरवाजे मामूल के पानी का दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सके। 44 नंबर गेट टेढ़ा हो गया, 47 नंबर गेट पानी ने उखाड़ कर ही फेंक दिया, बजाय इसके कि पता चलाया जाए कि बैराज की मेंटेनेंस का क्या इशू है, जिम्मेदार कौन है, या किसी की गफलत है या नहीं है। ये कह दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि सब देख रहे हैं क्या हुआ है और ये तो देख ही लेंगे, लेकिन ये दरवाजे टूटने से सिंध बलूचिस्तान में आबपाशी का निज़ाम ज़रूर मफलूज हो गया। चावल की फसलें ज़ाया होने का खदशा है। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं सक्खर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी ने ज्वाइन किया, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यासिर ये बताएं कि ये दरवाजे किस तरह गिरे, मतलब हुआ क्या था, कुछ पता चला? जी बिल्कुल, 20 जून को जब ये वाकया पेश आया तो बैराज हुक्काम की जानिब से फौरी तौर पे दावा किया गया कि सक्खर बैराज के गेट नंबर 47 से एक तनावर वजनी दरख्त आके टकराया है, जिसके बाइस गेट नंबर 47 को शदीद नुकसान पहुंचा है। और जब दीगर दरवाज़ों पे दबाव बढ़ा है तो उसमें गेट नंबर 44 को भी मुतासर हुआ है। ताहम वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने अब तक ना तो इस बात की तस्दीक की कि दरख्त टकराया है, ना ही तरदीद की है। वज़ीर आबपाशी का मुसलसल यही कहना है कि ये तमाम दरवाजे ज़ायदुल मयाद हो चुके हैं, अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जिन्हें 1992 में तब्दील किया गया था। ताहम ये दरवाजे 30 साल भी अपनी उम्र पूरी नहीं कर सके। और 2018 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जिसमें गेट नंबर 39 को शदीद नुकसान पहुँचा। 1992 में तब्दील किया गया था, तो क्या मटीरियल था जो 30 साल नहीं गुजार सका, या क्या एवरेज एज होती है? अब बैराज है, इसकी निगरानी के लिए अच्छा खासा स्टाफ भी होता है, मतलब अगर क्रैक आ रहे थे या कुछ टूट फूट शुरू हो गई थी, ड्यूटियाँ होती हैं, पता लग जाना चाहिए था ना। गफलत किसकी है? कुछ इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई चाहता ही नहीं कि किसी जिम्मेदार का तयन हो सके? जी बिल्कुल, पहले तो यही कहा जा रहा था कि सक्खर बैराज के तमाम दरवाज़ों की उम्र पूरी हो चुकी है। ताहम जब मीडिया और सोशल मीडिया पे तनकीद हुई है तो वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो की जानिब से 5 रुकनी कमेटी इतवार के रोज़ तश्कील दी गई है, जिसे हिदायत जारी की गई है कि 5 रोज़ के अंदर वो मुकम्मल इंक्वायरी करे कि ये वाक़या कैसे पेश आया इसमें कोई किसी किस्म की गफलत तो नहीं है महकमा इरीगेशन के मुलाजमीन की, और अगर किसी किस्म की कोई गफलत है तो वो सामने लाई जाए ताकि उन लोगों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जा सके। ताहम मुसलसल वज़ीर आबपाशी यही बात कहते आ रहे हैं कि ये दरवाजे अपनी उम्र होने की वजह से इस तरह से गिरे हैं, और अब तक कोई भी किसी किस्म की गफलत किसी की सामने नहीं आई। हमें तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि बड़ी अच्छी खासी रकम होती है जो बैराज की मेंटेनेंस मुरम्मत वगैरह के लिए मुख्तस होती है, तो ये रकम आती कहाँ से है और लगती कहाँ है, ये कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, करोड़ों रुपए की लागत से सक्खर बैराज की सालाना भल सफाई माह जनवरी में होती है। इसमें 15 रोज़ के लिए सक्खर बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को मुअत्तल करके बैराज के तमाम दरवाज़ों को ऊपर उठा के ऑयलिंग, ग्रीसिंग और रंगो रोगन करना होता है। ताहम बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि ऑयलिंग ग्रीसिंग के बजाय दरवाज़ों को पानी से। शुक्रिया आपका यासिर फारूकी। वज़ीर आबपाशी बार बार ये कह रहे हैं उम्र पूरी हो चुकी है, तो उम्र पूरी होने का अगर पता था तो वक्त से पहले फिर तब्दील कर दिया। Anyway, we have to take a break. We'll see you in a bit. वफाकी बजट की मंजूरी आज मुतवक्के है। बाकी सब तो नंबर्स का गेम है, लेकिन जो तय है वो ये है कि इन टैक्सों का वजन इस बार भी तनख्वाहदार तबके पर ही डाला जा रहा है। अंदाज़ा कीजिए कि 11 साल में तनख्वाहों पे टैक्स में 7 गुना इजाफा किया गया है। नए टैक्स के नफाज से 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाला शख्स पहले 1250 रुपए देता था, अब 2500 रुपए देगा। और फिर थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ने से टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान परेशान होता है कि मैं अपनी तनख्वाह बढ़ने की दुआ करूँ या ना करूँ। मुल्क का सियासी निज़ाम ऐसा है कि तनख्वाहदारों की ऐवानों में सिफर नुमाइंदगी है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं है। और इस तबके की नुमाइंदगी के लिए अब सैलरीड क्लास अलायंस सामने आया है। इस अलायंस के मेंबरान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि तनख्वाहदार तबके की हुकूमत से नाराज़ी बढ़ती जा रही है, बल्कि अब ये खामोश इनकलाब पैदा कर रही है। सो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? जी, सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नासिर हुसैन तैबानी साहब। नासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नासिर साहब, एक छोटा सा कंपैरिजन, जब हमारे टैक्स का ये निज़ाम होता है कि हर साल जब टैक्स लगता है तो वो सैलरीड क्लास पे लग जाता है,
हमें याद आता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जहाँ इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, 40% टैक्सेस हैं, कि वहाँ लोग प्रेफर करते हैं कभी कभार कि जी हम क्यों जाएं, ज़्यादा क्यों कमाएं, जब सारा तो चला जाना है उधर। अब कोई इक्वेशन, कोई कंपैरिजन आप हमारे साथ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, जियो पाकिस्तान शो का, कि आपने हमें मौका दिया कि ये बात लोगों तक पहुँचाए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि किसी मुल्क के शहरियों को ये पता है कि उनको टैक्स देना है, कि उस क्यों टैक्स देना है कि उसके अगेंस्ट वो चाहेंगे कि उनको सहूलियात स्टेट जो देती है। तो हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर लें, हम यूके यूएसए की बात करें, वहाँ सैलरी पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, हमें 30 से 40% की रेंज में होता है, मे बी शायद हायर स्लैब पे 45% भी हो, लेकिन उसके अगेंस्ट उनका सहूलियात भी मिलती हैं। तो हो सकता है कोई बंदा सोचे अगर उसकी फैमिली नहीं है तो उसको वो सहूलियात नहीं चाहिए, तो वो कहेगा मैं लोअर स्लैब पर रहूँ। लेकिन जो लोग फैमिली वाले हैं वो यकीनन टैक्स देने के बाद जब उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनके बच्चों को स्टेट ओन स्कूल में बहुत अच्छी तालीम मिलती है, वैन बच्चों को घर से लेके जाती है, आपका मतलब है कि उधर बैलेंस हो जाता है फिर भी। जी बिल्कुल, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ मिल भी रहा है। और अगर हम अपनी तरफ देखें तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, मतलब 1000 चीज़ें जो होनी चाहिए, बट उस मयार की हमें नहीं मिल रही। उस मयार की हमें नहीं मिल रही। उसके अलावा अब तो जो यूटिलिटीज़ हैं, जो हम इतनी ज़्यादा भारी कीमत दे के मिल रही है, हमें बिजली मिल रही है, गैस भी महंगी भी हो गई और मिल भी नहीं रही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमें पता है बड़े शहरों में बहुत ही दिगरगू सूरत हाल है उसकी। तो अगर एक तनख्वाहदार आदमी अपनी तनख्वाह से इन सब चीज़ों पे भी पैसा खर्च करे, फिर इतना भारी टैक्स भी दे, तो उसका बचेगा क्या? वो क्या सेविंग करेगा? अपने लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे बेहतर करेगा? अच्छा, आप मुझे बताइए, जो स्लैब चेंज होते हैं तब टैक्स इतना बढ़ जाता है कि इंसान वो स्लैबों में भी उलझा रहता है कि भाई मेरी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। क्या फ़र्क आया है इस दफ़ा पहले की निस्बत, इफ़ वी कंपेयर इट विद जस्ट लास्ट ईयर? ओके, देखिए, अगर हम ये देखेंगे, अगर एक बंदे की तनख्वाह जो 50,000 तक है वो एग्जम्प्ट है, यानी कि उसकी सालाना तनख्वाह 6 लाख रुपए हो जाएगी। जिसकी 1 लाख तनख्वाह है उसकी सालाना तनख्वाह 12 लाख होगी। तो पिछले साल उसका टैक्स, सालाना टैक्स 15,000 था, जो 30,000 रुपए हो गया, यानी कि दुगना हो गया, डबल है। इसी तरह जिस शख्स की तनख्वाह 1.5 लाख है, 18 लाख सालाना, उसका तनख्वाह, उस पर टैक्स सालाना 90,000 था, 1,20,000 हो गया। 24 लाख सालाना तनख्वाह वाले का टैक्स 1,65,000 से 2,30,000 हो गया। तो देखिए 33%, 40%, इस तरह हम 3 लाख वाली तनख्वाह पर आए महाना, उस जो 36 लाख रुपए सालाना बनती है, उसका टैक्स 4,35,000 था सालाना, वो 5,50,000 रुपए हो गया। तो अगर इतना टैक्स में 26% तक इजाफा होगा, और 3 साल का अगर हम कंपेयर करें, जून 22 में जो मैं तनख्वाह पे टैक्स दे रहा था और जो अगले साल देनी है सबको, वो ऑन एन एवरेज 33% से लेकर 45% तक इजाफा है। अब ये भी समझा दें नाज़िर साहब कि ये फार्मूला बनता किस तरह है, मतलब मुल्क के हालात भी पता है, लोगों को नहीं लिया जाता, कॉर्पोरेट सेक्टर को, मतलब तनख्वाहदार तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और वही बात होगी ना, जो ये डिसीजंस कर रहे हैं उन्होंने तो शायद वो डे जॉब्स वगैरह कभी की नहीं होंगी। मतलब वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू दे कम टू दीज फिगर्स। देखिए, एक तो ये है कि एक बहुत आसान फार्मूला है कि आप सिर्फ नंबर को देख रहे हैं कि अगर तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख है इतना टैक्स, 2 लाख से 3 लाख है इतना टैक्स। स्लैब भी इस साल बढ़ा दिए गए हैं, जो मतलब अगले साल जो बजट में इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं ऐसा ना करें। तो वो सिर्फ एक नंबर कैलकुलेशन तो देखें कोई भी कर सकता है। आप सिर्फ ये देखें कि मुल्क का GDP पिछले साल 0.2% से नेगेटिव था, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स में इजाफा होता जा रहा था। कि मतलब अगर एक मुल्क तरक्की कर रहा है तो ठीक है, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक जो तनख्वाह देने वाला तबका हर साल 30 से 40% ज़्यादा टैक्स दे रहा है, GDP नहीं बढ़ा, इंडस्ट्री आपकी नहीं बढ़ रही, वो क्यों दे रही? इसका क्या मतलब है कि सिर्फ उन पे रेट्स बढ़ा के टैक्स ज़्यादा निकाला जा रहा है। तो ये हमें इस चीज़ को हाईलाइट बेसिकली कहने का आपका मतलब है कि उसका बेनिफिट जो होना चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा। और आपको ज़ाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन भी चाहिए, लेकिन आपको तमाम सेक्टर पे बराबर का बोझ डालना चाहिए। ये नहीं हो कि सारा बोझ अब तनख्वाहदार तबके पर डाल दें। अच्छा, अब ये तो मुतवक्का है कि आज पास हो जाएगा, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या अदालत से रुजू किया जा सकता है, कहीं केस किया जा सकता है, कोई हुकाम से बात की जा सकती है? बिकॉज जितनी देर ये ज्यादती होने दी जाती रहेगी उतनी देर ये ज्यादती होती रहेगी। बहुत बहुत अच्छी बात की। सैलरीड क्लास अलायंस पिछले साल फॉर्म हुआ, हमने हर फोरम को अप्रोच किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्रोच किया, क्योंकि ये उनका भी मसला है। अगर मुल्क में टैलेंट रुकेगा नहीं सिर्फ इस वजह से कि उसकी तनख्वाह पे इतना टैक्स के बेनिफिट नहीं है, लेकिन सब बहुत मुश्किल हो गया अच्छे टैलेंट को अपने अपॉइंट करना। तो उनके थ्रू भी अप्रोच किया गया। गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको टैक्स तो लेना है, लेकिन इतना बोझ ना डालें। इसीलिए हमने तमाम FBR को लेटर लिखे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लेटर भेजा, हमने सुमोटो एप्लीकेशन भी दायर कर दी कि अदालत ही हमारी दाद रसी करे शायद कि
उनको किसी तरह समझ आए, क्योंकि ऐवानों में इस साल बात तो हुई है, ये मेरे ख्याल में शायद पहला साल है कि पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कुछ रिलीफ मिले, लेकिन हमने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते रहे। आवाज़ तो हम तो एक दो सालों से बल्कि हम ये बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा बोझ जो है वो लिटरली वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम जिस पे वो बोझ गिरता है। अब ये बात जो सवाल था कि ये फैसला कौन करता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ जो है वो एक बैंक कर रहे हैं, तो तनख्वाहदार तो वो भी हुए, हालांकि उनकी तनख्वाह मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, लेकिन कहने का मतलब है कोई एम्पैथी, कोई समझ आना कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एंड हुमा आई वांट टू ऐड इट कि इन्होंने इदारों को पाबंद भी नहीं बनाया हुआ कि ये तनख्वाहों को हर साल बढ़ाएं, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्ररी 4-4, 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8 साल तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, जिससे परचेजिंग पावर कम हो रही है। इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो एक्चुअली कम भी हुई हैं, जिस पे 10 साल पहले किसी ने एम्प्लॉयमेंट ले ली थी, ज़रूरी नहीं है कि वो हिले, वो अभी तक उसी पे बैठा होगा। तो ये सारी रियलिटीज़ हैं हमारी। देखें, जब औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने और एज यू सेड ही बिलोंग फ्रॉम सैलरीड क्लास, फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, तो देखें उनकी जो भी तनख्वाह हो, लेकिन जाहिर सी बात है वो बहुत सारे लोगों को गवर्न भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनके अंडर काम कर रहे थे, तो हमें था कि उनको अंदाज़ा होगा, इसीलिए जब हमने यह लेटर्स वगैरह भेजे थे और बजट प्रपोजल तमाम इदारों की तरफ से, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इशू हाईलाइट किया गया था, तो हम तवक्को कर रहे थे चलें बढ़ाएंगे, नहीं तो पिछले साल भी रिटेन करेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट भी यही है कि जो टैक्स है 2024 की स्लैब्स उसी को मेनटेन रखें, क्योंकि इस तरह से टैक्स अगर बढ़ाते जाएंगे तो फिर आखिर में वो अपना टारगेट कैसे पूरा करेंगे? वो तो सारा सैलरीड क्लास को निचोड़ने के लिए हाँ, लेकिन वो तो टारगेट कर लेंगे पूरे, लेकिन आवाम क्या करेगी? रिटेलर टैक्स नहीं देता आपका, सराफा बाजार वाला आपका टैक्स नहीं देता, आपका जोड़िया बाजार वाला टैक्स नहीं देना चाहता, ज़राअत वाले आपके टैक्स नहीं देना चाहते, प्रॉपर्टी पे इस दफ़ा कोशिश की है कुछ करने की, पता नहीं कितने कामयाब होते हैं। अच्छा नासिर साहब, एक और चीज़, और ये मेरा ख्याल है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी शायद इससे इत्तेफाक करेंगे, ट्रेडर्स रिटेलर्स को टैक्स करें तो ऐसे मतलब एक हजूम बन जाता है और एक पूरी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, इनवेरिएबली वो वापस लेना ही पड़ता है। सैलरीड वाले, क्या हमारा कसूर है कि हम एहतजाज नहीं करते? यूनिटी कोई नहीं है, यूनिटी नहीं है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। मुझे देखें, ऐसी फीलिंग लोगों में डेवलप हो रही है कि जो तबका, जो एसोसिएशन आवाज़ नहीं उठा रहा, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है तो हटता नहीं है। जैसे रिटेलर की आपने मिसाल दी, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम गवर्नमेंट शुरू की, क्या सिर्फ 3-4 हज़ार लोग रजिस्टर हुए, लाखों में से हमें पता है लाखों रिटेलर्स हैं। देखिए, हर बंदा डॉक्यूमेंटेशन से क्यों दूर होना चाह रहा है? इसी वजह से कि उसका टर्नओवर, उसकी इनकम असेस ना हो। आपको रेस्टोरेंट्स आपको पता है वो आपको प्रॉपर रसीद नहीं दे रहे होते। एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर टैक्स नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए हर बंदा अपनी इनकम पर ड्यू टैक्स दे। बेशक उनके स्लैब्स आप थोड़े ज़्यादा रख दें, सबको एक प्रॉपर स्टडी के साथ आप सबको टैक्स नेट में लाएं, हर बंदा अपनी इनकम पर टैक्स देगा। क्योंकि मसला है कि हमारे बजट में अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स का रेशो कम है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। रवा माली साल 300 अरब सैलरीड क्लास ने टैक्स दिए और एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स 70 अरब आ रहे हैं एक्सपोर्टर्स के, और सैलरीड क्लास का टैक्स 264 अरब से 360 अरब पे पहुंच रहा है। अगले साल कम से कम 120 अरब ज्यादा लेना चाह रहे हैं, तो जब कैसे पॉसिबल? फिर अब सेक्टर्स हैं जहां कंपेयर करें तो बाकी को एक्सपोर्टर्स ने 90 अरब रुपए का टैक्स दिया है, तो हमें भी पता है हर चीज़ की पॉलिसी, लेकिन एक्सपोर्टर को देखिए और भी बेनिफिट मिले, उनको कंसेशन लोन भी मिल रहे होते हैं, उनको अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड का 10% डॉलर में रखने की भी इजाजत होती है ताकि वो एक्सचेंज गेन का फायदा ले सके। तनख्वाहदार आदमी एक छोटी गाड़ी भी अब 38-40 लाख रुपए की आती है, छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूं। 40 लाख का फिगर आ जाए तो कोई चीज छोटी नहीं गाड़ी आती है, वहां कैप लगा हुआ है। एक सैलरीड क्लास अगर बैंक से लोन लेने जाता है उसको 3 मिलियन से ऊपर लोन नहीं देते गाड़ी के ऊपर, तो वो तो गाड़ी भी नहीं अफोर्ड कर सकता। उसके साथ डिस्काउंट रेट इतना ज्यादा है तो उसके लिए भी बोरिंग बहुत महंगी हो जाती है। बोरिंग बहुत महंगी है उसकी। अब पिछले 3-4 सालों में इन्फ्लेशन 50 से 60% कम से कम बढ़ी है, हर चीज़ की कीमतें दुगने की तरफ चली गई हैं, टैक्स इतना बढ़ गया है। तो आप बताएं, एक तनख्वाहदार तबका अगर उसको कोई हेल्थ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए वो कैसे मैनेज करेगा? अच्छा, पिछले 5 सालों में जी सैलरीड मिडिल क्लास जो है, दे हैव लॉस्ट 45% ऑफ देयर परचेजिंग पावर बिकॉज ऑफ दिस। अब बताएं, अब कोई चीज़ हमने रिवर्स होते हुए तो आज तक देखी नहीं है। हम किस चीज़ पे खुश होएं अगर हुकूमत बैलेंस करे इसको? क्या हम क्या चाहते हैं कि या तो हमारे टैक्सेस कम करें या फिर हमें वो बेनिफिट्स दें जो कि बाकी दुनिया देती है, कुछ तो इक्विवेलेंस नजर आए। इसी के लिए देखिए, हमें भी पता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ हम कोई रिडक्शन की डिमांड नहीं कर, हमने कहा जो पिछले साल के टैक्स रेट वही बरकरार रखें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो टैक्स सैलरी टैक्स कैलकुलेट करने में जो एग्जम्पशन है वो हमें भी दी जाए, जैसे हाउसिंग वगैरह के बेनिफिट वो माइनस कर पाते। हम अपनी ग्रॉस तनख्वाहों पर टैक्स दे रहे हैं, हम सब समझते हैं ये बात। तो
एक तो ग्रॉस तनख्वाह पर टैक्स देना है, टैक्स रेट आप हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, तो इतना तो कॉर्पोरेट अगर टैक्स दे रहे हैं 35% या 40%, तो वो उसको एक्सपेंसेस अलाउड है डिडक्शन, हमें कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये बेनिफिट्स देना कि हमारे बच्चे अगर किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो हम अपना टैक्स रिटर्न जब दिखाएं कि हमने इतना टैक्स दिया, तो हमारे बच्चों को कोई हमें प्रिविलेज मिले कि हम टैक्स पेयर हैं, हमें मेडिकल में कोई बेनिफिट मिले, हमें एजुकेशन में बेनिफिट मिले, हमें अपने एक्सपेंसेस जो डॉक्यूमेंटेड एक्सपेंसेस हैं वो किसी तरह अलाउ किए जाएं, हम अपने रिटर्न में से माइनस करें। हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कितना दे रहे हैं, हम 17 से 18% एवरेज टैक्स बन जाता है। अगर आप जीएसटी रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स पूरे पाकिस्तान के बिल हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 50% टैक्स दे दिया आपने। इन्फ्लेशन इतनी हो गई, बचा क्या? अच्छा, हुकूमती जो सारे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी तो हर बजट में कोई तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, तो वो तो सेटल्ड है, वो ठीक है। प्राइवेट जो है उनकी तो तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती, वेरी कर रहा होता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी के हालात। और इन चैलेंजिंग बिजनेस टाइम्स में जब कंपनी ही ग्रो नहीं कर रही, जैसे मैंने बताया जीडीपी की ग्रोथ पिछले साल मनफी थी, इस साल भी 2% की बात हो रही है, तो क्या कंपनीज के पास कैपेसिटी भी होगी तनख्वाहें बढ़ाने की? कम से कम इस रेशो में तो कोई भी नहीं बढ़ा पाएगा। मतलब करोड़ों की आबादी के मुल्क में अगर चंद हज़ार लोग ही टैक्स दे रहे हैं तो किस तरह काम चलेगा? बेसिकली बॉटम लाइन तो ये है, ये नहीं कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे आप टैक्स नेट में और इंडस्ट्रीज़ को लेके आए। मतलब कि सालों से ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन नहीं, कोशिश उधर नहीं जाएगी, और कोशिश अगर होगी तो हाफ बेक्ड, कोई हाफ हार्टेड, दिल से नहीं होगी, और जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा बढ़ के तो आप वापस ले लेते हैं। हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन? अगर मैं नंबर ऐड करने का टाइम हो, 1.25 करोड़ अफराद हैं रजिस्टर्ड टैक्स पे, इंडिविजुअल्स भी कॉर्पोरेट्स भी। टैक्स रिटर्न सिर्फ 50 लाख लोग जमा कराते हैं। हमने उनको नॉन फाइलर कह के उनका एक थोड़े बहुत विथहोल्डिंग टैक्स बढ़ाते हैं। क्यों? हम उसे टैक्स, हमारी गवर्नमेंट उसे टैक्स फाइल क्यों नहीं करवा रहे? तो वो आए, टैक्स दें और लोग आइडेंटिफाई करें। बहुत आसान है। ये नहीं समझ आता कि विथहोल्डिंग टैक्स ज्यादा जितना मर्जी कर ले, 100% पे ले जाए, इससे कोई फर्क नहीं कॉस्ट बन जाता है, वो कॉर्पोरेट ही दे रही होती है, अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही ले रहे होंगे, और कॉस्ट ऑफ जो उनकी प्राइस होगी, जो भी वो सर्विस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कंज्यूमर से अल्टीमेटली ले रहे होंगे। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी रिप्रिमांड कर ले, उन्होंने टैक्स ना दे के इतना बना लिया कि उनके लिए देना कोई इतना मसला ही नहीं है। दिस इज नॉट, अगर आप सोच रहे हैं कि वो डर जाएंगे, और एफबीआर की कॉलें भी सैलरी का जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, उन्हीं को आ रही होती है। और एम्प्लॉयर पाबंद है विथहोल्डिंग एट सोर्स करने पे पूरी, मतलब यहाँ तो हमारे कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल बिजनेस वाले को बहुत सारी गुंजाइश है जो हमारे बेसिकली जो पकड़ा गया वो तो पकड़ा ही गया, जो है नेट में उसको तो पकड़ लो, उसको नहीं जाने देंगे। असल सवाल है और ये हमारी दरखास्त है कि कंसिडर करें, पिछले साल का टैक्स रेट बाहर करें। हमारी भी, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। नासिर हुसैन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये काफ़ी अरसे से हम ये बात भी कर रहे हैं, लेकिन ज़रा आज हमने डिटेल की है ताकि इसको अच्छी तरह समझ आए कि जो तनख्वाहदार तबका है वो थोड़ा सा पिस रहा है इस वजह से। भाई पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जो गली मोहल्लों देहात तक बहुत आम होती हैं, बहुत खेली जाती हैं, लेकिन उनकी बात फिर बहुत कम होती है। इन्हीं में से एक है स्नूकर। देखिए हर मोहल्ले, हर गली, मतलब एक स्नूकर क्लब ज़रूर होता है। उसके बाद फिर आगे प्रोफेशनली इसको ना बहुत कम बच्चे परसू करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तवातुर के साथ स्नूकर चैम्पियन बच्चे बन रहे हैं। अब एक और मौका है दुनिया को दिखाने का कि हमारे क्यूइस्ट्स क्या क्लास रखते हैं। आज से रियाद सऊदी अरेबिया में एशियन स्नूकर एंड रेड बॉल चैम्पियनशिप हो रही है और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी इसमें शरीक होंगे। इनमें एहसन रमज़ान और असजद इकबाल भी शामिल हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 जुलाई को वो इस इवेंट के अख्ताम पर चैंपियंस के तौर पर हमसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, एहसन और असजद ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे ज़रा बातें करेंगे और हम समझना भी चाहते हैं कि एहसन से बात करेंगे। फिर एहसन से बात कर लेते हैं। अच्छा जी एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है। अब स्नूकर एक ज़बरदस्त खेल तो है, हमें पता है, लेकिन एक आम तासुर होता है कि स्नूकर या बिलियर्ड, क्या गली मोहल्ले में बिलियर्ड भी कहते हैं। बिलियर्ड्स, हाँ एग्जैक्टली, ये बड़ा आपने वर्ड याद दिलाया है। तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता फॉर सम रीज़न। यही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह आप इस तरफ आए, और लगता है आपको तो सब अच्छा ही लग रहा था। ये मेरे वालिदैन का ख्वाब था कि मैं स्नूकर प्लेयर बनूं, क्योंकि हमने घर में एक स्नूकर टेबल रखा हुआ था, तो वहाँ पे ही मैंने खेला और वहाँ से मैंने इसको अपना पैशन बना लिया। आज तक मुझे नहीं, मेरे ख्याल में इल्म नहीं है मुझे कि किसी भी गेम में इतने मेडल्स हों। लास्ट टाइम भी मैंने 1.5 साल में पाकिस्तान के नाम 6 मेडल किए,
तो हमेशा से हमारी स्नूकर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे हुक्मरान हैं इनको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता। तो मेरा यही कहना है कि बाकी भी गेम्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं सब पे देखना चाहिए कि जितनी भी दूसरी गेम है सपोर्ट करें। कम से कम एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी स्पोर्ट्समैन है किसी भी गेम की तरफ से अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ करता है तो कम से कम ये उनका साथ दें। इतना तो कर दिए कि उसकी ये जो लाइफ है वो सेफ़ हो जाए, क्योंकि कोई भी अगर प्लेयर है उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है गेम के पीछे। तो अगर पाकिस्तान कोई भी प्लेयर अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करता है तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए कुछ ऐसी सहूलत होनी चाहिए, कम से कम ये हो कि उसके बिल्कुल जायज़ है। बड़ी छोटी उम्र में ये बात समझ गए हैं और आप माशाल्लाह अपने फ़न में माहिर हैं और आप पहले भी हमारी आपसे बात हो चुकी है। लेकिन पता है ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग और ये अगर अभी आप जैसे टैलेंट डिसअपॉइंटेड है कि आप जैसे टैलेंट को ऑलरेडी पता चल गया है कि पजीराई होगी कि नहीं होगी, क्या कह सकते हैं? अब ये एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो सऊदीया में हो रही है, इसमें चले इस पे आते हैं ना ज़रा, इसमें आप क्या समझते हैं, किससे आपका कांटे का मुकाबला होगा, क्या उम्मीद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी इस इवेंट में एशियन चैम्पियनशिप मैंने पाकिस्तान के नाम की, तो मैं इस इवेंट का डिफेंडिंग चैम्पियन भी हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अल्लाह ताला की ज़ात हमें ज़रूर कामयाब करेगी और तकरीबन 30 से 32 कंट्रियाँ प्लेयर होंगे। अभी देखते हैं क्योंकि जिसमें इंडिया भी है, ईरान भी है, तो सब अच्छे प्लेयर हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा और इस बार भी ये जो डिफेंडिंग जो मेरा टाइटल है इससे मैं पाकिस्तान की हूँ। ज़बरदस्त बात है सर। अच्छा ये बताएं, अभी आप इससे पहले कह रहे थे कि हुकूमत को तो सिर्फ क्रिकेट ही नज़र आती है, वी नो दैट, हमें पता है, लेकिन आप क्या चाहेंगे, किस किस्म की पेट्रनेज आप चाहेंगे हुकूमत से भी, मीडिया से भी? देखें लास्ट टाइम भी मैं यही चैम्पियनशिप जीत कर आया था, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एक पॉलिसी है कि गोल्ड मेडल लाने वाले प्लेयर को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 2022 में भी मैंने पाकिस्तान के नाम वर्ल्ड कप किया और 2023 में मैंने पाकिस्तान के नाम एशियन चैम्पियनशिप की। तो जब मैंने एशियन चैम्पियनशिप की तो उसका भी अभी हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो इसकी इनामी रकम है वो मुझे मिले। काफ़ी ज़्यादा हमने लेटर भी लिख के दिए, तो वो आज तक नहीं मुझे मिले। इसी वजह से काफ़ी मायूस है। अब तो गवर्नमेंट से कोई उम्मीद भी नहीं लगा कर रखते हम, क्योंकि हमारी जो फेडरेशन है इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। इन लोगों को अगर फ़ंड मिले ना मिले, जो आलमगीर सर है चेयरमैन है हमारी फेडरेशन के, उन्होंने हमेशा अपनी पॉकेट से भी पैसे लगा कर लास्ट टाइम भी मुझे भेजा था। तो अगर ये नहीं भी करेंगे तो हम स्नूकर छोड़ तो नहीं सकते, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी या पाकिस्तान के लिए खेलेंगे पाकिस्तान का नाम करेंगे। आपके जज्बे को वो कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं भी मिलते, हमने तो खेलना है, हमने तो जब तक जिंदा है पाकिस्तान के लिए खेलना है। यही कहानियां। थैंक यू एहसन फॉर बीइंग विद अस। लेकिन वो अपनी तरफ से डिफेंडिंग चैंपियन है इस टूर्नामेंट के। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे असद इकबाल भी, हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है उसके बाद। अच्छा जी, काफ़ी अरसे से हम आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जराइम की शरह में चंद बरसों में काफ़ी इजाफा हुआ था। अनलाइक इस्लामाबाद को इमेजिन नहीं कर सकता था। आवाम की जानिब से भी मुसलसल शिकायत मिल रही थी। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का दावा है कि पिछले 60 दिनों में पुलिस ने कई ठोस इकदाम किए हैं। नतीजे में दारुल हुकूमत में जराइम की शरह जो है वो ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स में वाज़ेह कमी आई है और स्ट्रीट क्राइम बड़े शहरों का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगर वाकई इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है तो यकीनन ये काबिल सताइश तो है ही, लेकिन वी ऑल्सो नीड सम टिप्स एंड एडवाइस, क्योंकि यही मॉडल जो है फिर बाकी शहरों में भी फॉलो होना चाहिए, ख़ास तौर पर बिलखसूस कराची की अगर हम बात करें। अच्छा जी, इस पे हम बात करेंगे। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर है आपने जब चार्ज संभाला क्या सूरत हाल थी, और अब अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बेहतरी आई है, सो क्या इक़दाम थे जिसके सबब आप ये सूरत हाल कंट्रोल करने में कामयाब रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे मॉर्निंग शो में बुलवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके शो के ज़रिए इट विल बी पॉसिबल टू टॉक टू एवरीवन, और एक जो मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी है एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन एंड व्हाट वी आर अप टू, वो तमाम शेयर करने के मुतालिक।
मैं बताता चलूँ जी, एज़ फार एज स्ट्रीट क्राइम इज़ कंसर्न, आप कोई भी मेट्रोपोल लें या आप कोई बड़ा शहर लेते हैं तो उसमें स्ट्रीट क्राइम जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइम बन जाता है, क्योंकि ये एक सेंसेशनल क्राइम होता है। जब आप बाहर निकले हैं, यू आर गोइंग फॉर वॉक, यू आर गोइंग टू एन अम्यूजमेंट पार्क, और अगर इफ़ यू आर रॉब्ड अलॉन्ग विद योर फैमिली, तो उसका जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमाटाइज जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ थी, दैट वाज रियलाइजेशन, द रियलाइजेशन ऑफ what exactly is going on and what exactly we are going to do। उस रियलाइजेशन में हमने ये चीज़ क्लियर की कि हमारे हमारे कितने, हमारे जो जिनको हम जनरली हॉट स्पॉट्स कहते हैं या हम क्राइम स्पॉट्स कहते हैं, उन क्राइम स्पॉट्स की, वो क्राइम स्पॉट्स हमारे बहुत देर से महीना 2 महीने के बने होते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें क्राइम स्पॉट्स या आपकी जो मुख्तलिफ क्राइम की जगह हैं वो आपकी आफ्टर एवरी 24 आवर्स 36 आवर्स आपको दोबारा रिविज़िट करनी पड़ती हैं, रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। यू विल हैव टू सी कि ट्रेंड में उसमें क्या चेंजेस आ रही है। क्लेम करते हैं कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, तो इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम और उसके ट्रेंड्स और उसकी जो तमाम उसके हॉट स्पॉट चेंज होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जी, प्रेडिक्टिव क्राइम इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स, उनको हमने इसमें अप्लाई किया। ये तमाम मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ और तमाम उन चीज़ की जो स्पेड वर्क किया बिफोर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रेटजी। जो प्रेडिक्टिव क्राइम इंटेलिजेंस था उसके ज़रिए तमाम पिछले ऑलमोस्ट 1 साल के क्राइम को तमाम निकाला, फिर अभी करंट जो क्राइम हो रहा है वो देखा, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके क्राइम को देखा, स्ट्रीट क्राइम के मुख्तलिफ गैंग्स जो चालान हुए और चालान हो के फिर वो दोबारा वो बेल से बाहर आए, उनके पोस्ट अरेस्ट बेल हुई, उनको देखा, टारगेटेड ऑफेंडर्स की लिस्टें तैयार की नई जो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व थे, और ऐसे लोग जो कोर्ट एब्सकॉन्डर थे इन्वॉल्व थे, उन सब का डिटेल ये जब डाटा माइनिंग हो गई और जब तमाम चीज़ें कर ली उसके बाद देन वी स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग। अच्छा, आप डेटा की बात कर रहे हैं अली साहब सबसे जी, एक तो हम आपसे कहेंगे कुछ स्टैट्स भी शेयर करने को, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने काफ़ी रिसर्च की और किसी एक बेहतरी आई है तो बहुत पीछे काम होगा। रीज़न आप आइडेंटिफाई कर सके कि पिछले कुछ सालों में ये क्राइम बढ़ा ही क्यों है? ख़ासतौर पे अगर हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, फिर भी क्या वजह बनी कि इस्लामाबाद जहाँ क्राइम्स बहुत कम होते थे वहाँ इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए थे? देखिए मैम, कैमरा जो है वो इन इटसेल्फ जो है वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कैमरा जो है वो सिर्फ तो है ना सर सर्विलेंस है जी, बिल्कुल, लेकिन एक जो पोटेंशियल डकैत होगा, डाकू होगा, जो भी होगा, उसको कुछ तो खौफ होगा ना कि कैमरे लगे हुए हैं, आई कैन बी आइडेंटिफाइड। मैम उसमें चीज़ ये होती है कि अगर आप कैमरा करते हैं उसमें अगर सिर्फ वो डिजिटल सर्विलेंस की हद तक है तो इवन जो स्ट्रीट क्रिमिनल इसको इंश्योर करता है, वो मास्किंग इस तरह से करता है कि वो प्रॉपर तरीके से उसकी बैक ट्रैकिंग भी आप करें या फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी करें तो आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी होता है मैम कि हम लोगों को कैमरा जो है, क्योंकि आपके कैमराज 100% सिटी में कहीं भी नहीं होते, जब आप उसको बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग करने के लिए आप वो कैमराज जो प्राइवेट कैमराज लगे हुए हैं उनको डिजिटल लूप, देयर इज ए सॉफ्टवेयर एंड टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड डिजिटल लूप टेक्नोलॉजी। डिजिटल लूप टेक्नोलॉजी में आप प्राइवेट कैमराज को भी जब तमाम उन कैमराज में शामिल करते हैं और उस पर आप इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, ओनली देन आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग में हम बेहतर कर सकते हैं। एंड व्हाट वी डिड, हमने वो फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग की। हम लोगों ने वो तमाम टारगेटेड ऑफेंडर्स जो जेल से निकल के अभी इसमें दोबारा मुलव्वस थे लेकिन उनका रिकॉर्ड हमारे पास था, उस सीआरओ को डिजिटाइज्ड किया, डिजिटल सीआरओ किया। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त सिर्फ पिछले 60 दिनों में 85 गैंग्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम have been busted. So 85 gangs, और इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, that is flow of information। जब आप लोगों के साथ आपका ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है, when you start getting information from people through 15 through 1715 और मुख्तलिफ आपके जो चैनल्स हैं या मुख्तलिफ आपके जो नंबर्स हैं उसके ज़रिए जब आपको इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो 85 गैंग्स में से हमारे 50% ऐसे गैंग्स हैं जो सिंपली हमने वी रिसीव्ड 15 कॉल कि
देयर इज सम सस्पिशियस एक्टिविटी समवेयर और हमने उसको मॉनिटर किया और वी बस्टेड ए गैंग। सो वी नीड टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल, लेकिन लोग तब इंफॉर्मेशन देते हैं जब आप उन्हें फैसिलिटेट करें, जब प्रॉपर तरीके से पब्लिक फैसिलिटेशन करें और आपकी पुलिसिंग जो है वो पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग हो, जिसमें वट एवर यू आर डूइंग यू विल हैव टू टेल देम दैट योर पुलिस इज डूइंग दिस, ये आपकी पुलिस है, हम ये कर रहे हैं, हमने आपके लिए शहर को सेव करना है। तो हमने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी थी जिसमें आइडेंटिफिकेशन था, जिसमें आपको पेट्रोलिंग को रिविजिट करना था। जाहिर है इस्लामाबाद का अहाता भी बहुत बड़ा हो गया है, शहर बहुत फैल गया है, कौन कौन से सेक्टर आ गए हैं, DHAs एंड बहरियाज एंड एवरी एक बहुत पहले जो छोटा सा इस्लामाबाद होता था, अब इट्स अ बिग सिटी नाउ। सो क्या हर तरफ यही सूरत हाल है कि अमन व अमान है, कंट्रोल में है सिचुएशन, या अभी भी यू थिंक देयर आर स्पॉट्स, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे हो सकती हैं वारदातें या होती हैं? हमने ब्रदर इस्लामाबाद को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में और मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया है जी, स्ट्रीट क्राइम और हमारे हीनस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। यही वजह है कि जो हमारी हीनस क्राइम में इस वक्त कभी है जो डिप आई है, और डिप हमारी वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नहीं बल्कि उसका गोल्ड स्टैंडर्ड 15 कॉल है जो कि आप किसी को रोक नहीं सके, दैट इज़ फ्रॉम 27% टू 38% मुख्तलिफ कैटेगरी में। इसमें एक हमारा सेंट्रल इस्लामाबाद है, एक साउथ है, एक नॉर्थ है और फिर आउटर पेरिफ्रीज हैं। इन 4 हिस्सों में इस्लामाबाद को तमाम करके उसमें, क्योंकि हर एक जोन की या जोनिंग की उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी हैं। किसी जगह पे हमें हार्डकोर पुलिसिंग करनी है, किसी जगह पे कम्युनिटी पुलिसिंग को ज़्यादा हमने इन्फोर्स करना है, किसी जगह पे डिकॉय ऑपरेशन स्ट्रेटजी लगानी है, और किसी जगह पर हम लोग उसको पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई करके हमारे लाइव एनकाउंटर्स होते हैं। तो वो इट ऑल डिपेंड्स, एंड फॉर दैट रीज़न अगर तमाम देखिए इस्लामाबाद में ओवरऑल जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम में एक जनरल एक ट्रेंड है कि इफ़ यू आर गेटिंग से 50 कॉल्स पर डे ऑफ हीनियस क्राइम, और अगर वो आपकी कॉल जो हैं वो हीनियस क्राइम की ख़त्म होके एक नॉर्मल क्राइम की तरफ आती हैं, और नॉर्मल और जो हीनियस क्राइम जो है आपका 38% कम होता है, उसकी कॉल्स कम होती हैं, तो वो आपके तमाम जोन्स में आती है। मैम अच्छा, आप मार्गिला की पहाड़ियों का भी मैंने पूछना था, वो जो आग लगती है वो भी हम पूछ लेंगे, लेकिन एक चीज क्योंकि हम समझना भी चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आपकी इतने सक्सेसेस हैं तो वो रेप्लिकेट होने चाहिए बाकी शहरों में। अच्छा, अली साहब प्रोसिक्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे अली साहब आपसे कि हाउ डू यू मेक श्योर के केस बिल्कुल टाइट हो, और जब अदालतों में जाए केस तो सजाएं भी हों? जी, मैं इसमें बताता चलूँ कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरे का पूरा वर्क जब करता है तभी हमें सक्सेस मिलती है। हमने एक चीज़ इसमें बड़े इंश्योर की इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ड्यूरिंग लास्ट 60 डेज़ कि जो भी केस तैयार हो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन परेड ज़रूर करवाएं। जब आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई जाती, जब शनाख्त परेड नहीं करवाई जाती, तो सबसे पहले अक्यूज़ को बेनिफिट होता है। अगर आप सिर्फ चालान करने के चक्कर में कि आप चालान केस को कर रहे हैं और आप उस पर रिकवरी डाल के उसको चालान कर देते हैं, तो एक तो उसमें केस में डिफेक्ट आता है क्योंकि आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करवाया उससे कंप्लेनेंट से। 1 सेकंड, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी आ जाती है कि राइट फ्रॉम डे 1 आपका जो प्रोसिक्यूटर है, आपकी जो लीगल टीम है, आपका जो लीगल सेल है, उसको आईओ के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ बिल्कुल इन टच रहना है ताकि जितनी भी केस डायरीज लिखी जाएं, जितने भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, क्योंकि इसमें आपको सेलुलर टेक्नोलॉजी और उसका बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तमाम आपको कॉल डिटेल्स को आपको केस फाइल का हिस्सा बनाना पड़ता है। आपको अगर आपने वीडियो फुटेज लिया तो उसके फोरेंसिक एनालिसिस करवाने हैं। वो जब आप तमाम चीज़ें करवा के केस फाइल का हिस्सा बनाते हैं तो जेन्युइनली प्रोसिक्यूशन भी होती है, प्रॉपर वो कन्विक्शन भी होती है और हमारे केस कामयाब भी होते हैं। जिस वक्त आप वीक केस बना के ऑनरेबल जजेस के आगे पेश करते हैं, फिर उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है उसको प्रॉपर तरीके से वो कंटेस्ट करना। ये जो अगर एक चीज़ हम सिर्फ कर लेना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन परेड 1, एंड नंबर 2 के जो स्ट्रीट क्राइम वाले केस हैं उसमें जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली केस फाइल का हिस्सा बना के उसमें अपनी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन और उसका कंक्लूजन आए जो कि आगे जाकर वर्डिक्ट कोर्ट का है। बट आपके कलेक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड ऑन योर ओपिनियन जो आप देते हैं, अगर वो आप ठीक कर लें और आपका अपना लीगल टीम साथ रहे तो आपकी बिल्कुल आपकी कन्विक्शन हो जाती है। मुख्तसर चंद सेकंड में ये इस्लामाबाद के पहाड़ों में आग लगती है, लगाई जाती है, कुछ इस पे पहुंच पाए आप लोग?
देखें, जहाँ तक जो फायर वाला है उसमें बताते चलें कि हमने इसमें FIRs भी इस दफ़ा दर्ज की हैं और FIR दर्ज करके, क्योंकि ये एक आग लगी और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया, नॉट दिस वे, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ जो चीज़ किसी तौर पे भी सिटीजन्स के लिए कोई भी इशू क्रिएट कर सकती है, उसमें हम लोग फौरी तौर पे कॉग्निजेंस लेते हैं। FIR हमने की हैं और इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अली साहब, अभी हमारे पास वक्त की कमी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद इस्लामाबाद। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे और डिटेल में बात करेंगे। एक हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं, ब्रेक के बाद उन्हें जरा बात करेंगे, ब्रेक लेंगे और इंतजार करेंगे। स्नूकर चैंपियन अर्शद इकबाल अब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी सऊदी है, लेकिन थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। और आपसे हम यही पूछेंगे, स्नूकर की तरफ रुझान कैसे आया, और मतलब इसको प्रोफेशनली करना, खेलना, ये पेरेंट्स वगैरह मान गए थे? जी, बेसिकल मैं सरगोदा का एक गांव है 40 शुमाली, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे ही मैं जब स्कूल टाइम में खेल रहा था तो मेरे चाचू ने एक बिलियर्ड लगाई थी। वहाँ पे जब ब्रेक टाइम हुआ तो मैंने देखा कि ये बिलियर्ड गेम आई है, ये रंग बिरंगी इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं बॉलों पे, तो मैंने कहा ये कौन सी गेम है। वहाँ से स्टार्ट किया मैंने और फिर मैं सरगोदा चला गया, जिसमें मेरी तालीम थोड़ी सी इस स्पोर्ट्स की वजह से ज़ाया हुई। और ये खेल ऐसा है कि रंग बिरंगी गेंदें मुझे नज़र आई थी तो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किरदार अदा किया। आज मैं पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर हूँ। लवली जी, आप ना एवरीथिंग पेड ऑफ इन द एंड। आप यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ भी हैं। अब ये बताइएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन है, सऊदी अरब में चैम्पियनशिप है, उसके लिए तो गुड लक। क्या स्केड्यूल है और उसके बाद क्या इरादे हैं, और इस चैम्पियनशिप की क्या तैयारी है? जी, अल्लाह का शुक्र है जी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, जिसमें अवैसुल्लाह और मेरी टीम है। तो इंशाल्लाह हम बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, जिसमें हमारा कैंप लगा है। काफ़ी दिनों से हमारा कैंप चल रहा था हमारी फेडरेशन की ज़ेरे निगरानी। हम ग्रुपिंग में हमने ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे। जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते तो वीडियो बना के डालते थे, जब बंद करते थे तो वीडियो डालते थे, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी इस दफ़ा प्रैक्टिस है। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ये जीत के आएंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वेल, बेस्ट ऑफ लक टू यू अर्शद, आपको भी और आपके साथी एहसन को भी, और इंशाल्लाह जब जीत के आएंगे तो हम दोबारा बात करेंगे। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।